मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि आर सिविल लाइन से स्थित निवास पर यह मुलाकात आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी पदाधिकारी और बीजेपी विधायकों से सीधे मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज शाम या फिर शुक्रवार सुबह दिल्ली जाने का भी है कार्यक्रम। तो इस वक्त बड़ी खबर जयपुर से यह है कि सीएम पदाधिकारियों और विधायकों से मुलाकात करेंगे। ये जो मुलाकात का जो स्थान होगा वो आर सिविल लाइन से स्थित निवास पर ये मुलाकात होगी, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी के विधायक उस मुलाकात में, उस बैठक में मौजूद होंगे। उसके बाद शाम का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री आज शाम या फिर शुक्रवार को दिल्ली भी जा सकते हैं। और इस बीच में ये बड़ी खबर ये है कि आज पदाधिकारियों और विधायकों से बातचीत की जाएगी और समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर 2019 के बाद ये 2024 का रिजल्ट कैसे आया। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर भाभी और मासूमों पर हमले के आरोपी की तलाश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि चाकू से हमला करने वाले आरोपी रघुवीर सिंह की तलाश जारी है। भाभी और 2 मासूम बच्चों पर चाकू से हमला किया गया था। वारदात के पहले आरोपी रघुवीर सिंह ने मोबाइल पर स्टेटस लगाया था और फिर कल हो ना हो मूवी के डायलॉग के साथ अपना डायलॉग जोड़कर स्टेटस लगाया गया। स्टेटस में लिखा गया, बाय बाय हमेशा के लिए, और भी कई बातें लिखी हैं। बुधवार रात को भाभी शकुंतला कंवर के पेट में चाकू घोंपा, फिर 11 साल की भतीजी और 1 साल के भतीजे का चाकू से गला रेतकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद मोटरसाइकिल लेकर फरार भी हुआ। नेवारू रोड पर नंदगांव कॉलोनी में वारदात हुई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, क्या जानकारी अभी और इतनी जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है? विवाद में कल एक जो गंभीर घटना, एक बहुत बेरहम घटना कल सामने आई थी, जिसमें एक रघुवीर नाम के व्यक्ति ने अपनी भाभी को पहले चाकू से घोंपा, उसके पेट में चाकू मारे, जिसमें शकुंतला कंवर की गंभीर चोट आई। और वहीं पर भाभी के साथ जो मासूम जो भतीजी थे, उनको भी रघुवीर सिंह ने चाकू से गला रेता, जिसमें अब की जो सुबह की जो बड़ी अपडेट वो ये है कि दोनों मासूम बच्चों की डेथ हो चुकी है। यानी कल रात को 11 वर्षीय दिव्यांशी की मौत हो चुकी थी। उसके बाद में जो 9 महीने का सूर्य प्रताप था, 9 महीने का जो बच्चा था, उसकी भी आधी रात को उपचार के दौरान मौत हो गई है। तो अभी की सुबह की बड़ी खबर यह है कि इस लोमहर्षक घटना में दोनों मासूम बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी कि चाचा ने ही अपने दोनों मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। लेकिन एक अपडेट और सामने आ रही कि इस घटना में रघुवीर सिंह जो चाकू मारने वाला था, उसने भी ट्रेन के सामने कूद करके आत्महत्या कर ली है। उसकी लाश कल रात को कनकपुरा फाटक के पास में नजर आई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि चाकूबाजी घटना में जो कि प्लॉट के विवाद को लेकर घटना हुई थी, उसमें मृतक जो आरोपी था रघुवीर सिंह, उसने भी ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। उसकी लाश पुलिस ने बरामद कर ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और वहीं पर दूसरे बालक, यानी कि जो एक 9 महीने का मासूम था सूर्य प्रताप, उसकी भी मौत हो चुकी है। तो इस घटना में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और आरोपी ने भी ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर थी, जहां चाचा ही वो शख्स निकला, वो आरोपी निकला जिसने घर के 2 मासूम चिरागों को मौत के घाट उतारा। ना सिर्फ घर के अपने भतीजे को बल्कि भाभी को भी चाकू से घोंपकर उनको मौत के घाट उतार दिया और खुद आरोपी ट्रेन के सामने कूदकर आत्मदाह कर लिया। आरोपी रघुवीर सिंह ने मोबाइल में स्टेटस लगाया था, फिल्म के डायलॉग के साथ स्टेटस लगाया गया। उसके बाद जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाभी और मासूमों पर हमले का ये मामला, जहां आरोपी ने भी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को बरामद भी कर लिया है। आरोपी ने भी ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या की। इस पूरी वारदात के पीछे एक प्लॉट की, यानी कि जमीन की लड़ाई थी, जिसके बाद इस जघन्य इस बड़े अपराध को अंजाम दिया गया। चाकू से हमला करने वाला रघुवीर सिंह की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, लेकिन रघुवीर जो आरोपी, जो बदमाश था, उसने भी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके शव को फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको भाभी और भतीजे के मासूमों पर हमले का मामला बता रहे हैं इस वक्त जयपुर से। और वारदात के पहले आरोपी रघुवीर सिंह ने मोबाइल पर स्टेटस भी लगाया था। कल हो ना हो मूवी के डायलॉग के साथ अपना डायलॉग जोड़कर स्टेटस लगाया। उसके बाद भाभी के साथ
मासूमों की हत्या भी की और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है और असल वजहों को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो स्तब्ध हो जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले कि स्टेटस लगाया जाता है वो भी मूवी के सॉन्ग पर, उसके बाद कई हत्याएं की जाती हैं और उसके बाद खुद भी आरोपी आत्महत्या कर लेता है। और दौसा से बड़ी खबर यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। सड़क हादसे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली घायल हो गए। टीकाराम जूली का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सड़क हादसे का शिकार हुए हैं और इसमें उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। गाड़ी में मौजूद पूर्व विधायक बलजीत यादव बाल बच गए हैं, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर और पीएसओ भी सुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन इस सड़क हादसे में टीकाराम जूली जरूर शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन उस वक्त जब ये गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई तो उस समय न सिर्फ टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है, बल्कि गाड़ी में पूर्व विधायक बलजीत यादव भी थे और गाड़ी का ड्राइवर और पीएसओ ये तीनों लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन टीकाराम जूली की ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर उनको तुरंत अस्पताल में लाया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया। मैं सुनने की जगह था, मेरे पास भी साथ में विधायक थे। नेता प्रतिपक्ष से बलजीत को फोन आया कि एक्सरसाइज में एक्सीडेंट हो गया। हम जानते हो एक्सीडेंट करना बड़ा खतरनाक होता है, वो भी एक्सरसाइज। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और उनकी गाड़ी के सामने ये नील गाय आ गई थी। नील गाय से एक्सीडेंट होना, काफ़ी मंत्री जी घबरा गए थे। होता ये स्वाभाविक बात है। उनका हाथ में फ्रैक्चर हो गया, चोट आ गई थी। एयर ब्लड फ्लोर ही होता है, ज़्यादा घटना हो जाती है। उसके बाद लेकर हॉस्पिटल आए, कलेक्टर साहब भी आ गए, सारा प्रशासन भी आ गया। उनका यहाँ पे एक्सरे भी हो गया है और प्लास्टिक कर दिया। मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने रक्षा की है, इसलिए हम ईश्वर प्रार्थना करते हैं। जो भंडारेज के पास एक्सप्रेस हाईवे, उस पर एक नील गाय दौड़ती हुई सड़क के ऊपर आ गई। गाड़ी थी तो आगे वाला लेफ्ट साइड का गेट है, उससे वो जोर से टकरा गई। उसके कारण से कलाई में फ्रैक्चर है, जिसका दूसरा अस्पताल लोग। हाँ, दोनों साथ थे केस। हाईवे पर बालारेस के 5 किलोमीटर के साथ भैरों के पूर्व विधायक थे बलजीत यादव। उनका कोई नीलगाय आने से एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के उपरांत राजकीय चिकित्सालय दौसा में उनको एडमिट करवाया गया। टीकाराम जूली जी के बाएं हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर के बाद उसको प्लास्टर करवा दिया गया है और अभी स्वस्थ है। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शेख हसीना भी शामिल होंगी। मोदी ने उन्हें शामिल होने का न्योता दिया है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को मोदी की तरफ से न्योता गया है, जहां शेख हसीना से बात की है मोदी जी ने। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि मोदी के शपथ ग्रहण में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हो सकती हैं। बता दें कि 7 जून को राष्ट्रपति ने मोदी को बुलाया है। लगभग 7 या 8 जून को शपथ ग्रहण आयोजित होगा, जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शामिल हो सकती हैं। तीसरी बार मोदी सरकार के फर्स्ट ट्रेलर के तौर पर इस दृश्य को देखा जा रहा है। सभी के चेहरे पर खिली मुस्कान और विक्ट्री का निशान, एनडीए के एकजुट होने का पक्का प्रमाण साक्षात है। इससे पहले इस चिट्ठी ने मुनादी कर दी कि मोदी ही देश के प्रधान है। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने का प्रस्ताव है। ये एनडीए की जितनी पार्टियों ने मोदी को अगुवा माना है, उसके नाम इत्मीनान से पढ़ लीजिए। इस चिट्ठी से पहले 7 लोक कल्याण की इन तस्वीरों ने नई सरकार के सारे सस्पेंस का दी एंड कर दिया था। देखते जाइए, एनडीए का हर दल यहाँ मौजूद है। सभी नेताओं की मौजूदगी में पीएम मोदी की मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है।
एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री के लेफ्ट हैंड पर चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके ठीक बगल में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के बगल में शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं। एनडीए में जिसका जितना कद है, इस बैठक में उनका वही दर्जा है। तीसरी बार मोदी सरकार का रूप ऐसा ही होगा, जिसमें हर दल की अहमियत होगी, हर नेता की पूछ होगी, हर सांसद को तवज्जो मिलेगी। जैसे कि मोदी सरकार की रवायत है सहयोगियों को साथ लेकर चलने की, ठीक वैसा ही दृश्य है। एनडीए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्प है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। और मैं फिर अश्योर करता हूं कि एक बड़ा मैंडेट तीसरी बार, देखिए इस देश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि थर्ड मैंडेट मिला है। तो ये प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पे, उनके विजन पे एक विश्वास का मत है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए गठबंधन में कई और दलों के जुड़ने का समर्थन पत्र भी मिलने के दावे किए जा रहे हैं। यानी नंबर गेम में किसी तरह का कोई डाउट नहीं। तो फिर डाउट आया कहां से? तो इसे जानने के लिए 5 जून की सुबह पटना से आई इस तस्वीर को देखना होगा। दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ाने वाली ये वही तस्वीर है जिसमें एक प्लेन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवार थे और उनके ठीक पीछे की सीट पर विराजमान थे तेजस्वी यादव। चाचा भतीजे की दिल्ली रवानगी और दोनों के बीच बस एक सीट का फासला। प्लेन में जिज्ञासुओं ने ये दृश्य देख सवाल भी दाग दिया। जवाब में नीतीश कुमार ने प्रणाम किया। पटना से दिल्ली आ रहे हवाई विमान में बिहार की 2 सियासी हस्तियों की यात्रा ने अटकलों को तेज हवा दी, क्योंकि यात्रा के बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी एक वक्त अगल बगल की सीट पर आ बैठे थे। इस पर नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो फिर सवाल हुआ। यहाँ नीतीश कुमार ने सधा सा जवाब दिया कि सरकार तो बनेगी ही, लेकिन किसकी ये साफ साफ नहीं कह पाए। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तब तक जून की बड़ी दोपहरी में रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर पीएम मोदी का काफिला फर्राटे भरने लगा था। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने रस्म अदायगी करते हुए अपना और मंत्रिमंडल का इस्तीफा महामहिम को सौंप दिया। पीएम मोदी के इस्तीफे के बीच दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सूरमा जुटने लगे। देश के कोने कोने से नेताओं ने दिल्ली की दौड़ लगा रखी थी। इस गहमा गहमी के बीच तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार को किंग मेकर होने का ऐलान कर रहे थे। और इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके 2 बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। एनडीए के घटक दलों पर डोरे डाल रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं को बीजेपी की तरफ से जोरदार प्रहार भी झेलने को मिला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निर्लज्जता की हद हो गई। कांग्रेस 60 साल तक राज की और तीसरी बार वो थोड़ा 99 पर आ गए, 99 का चक्कर लग गया तो खुश हो रहा है, कह रहा कि मैं तो बाग पछाड़ लिया। सरकार बनाने के दावे और इरादे के साथ दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तमाम दल भी जुटे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर जमघट से पहले कोई पत्ते खोलने को तैयार नहीं हुआ। जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उस पर विस्तार से चर्चा होगी, समीक्षा होगी और आगे क्या रणनीति के तहत हमारा गठबंधन आगे बढ़ेगा, क्या हमारी अगली स्ट्रैटेजी होगी, उन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। उस मीटिंग से पहले कोई भी अधिकृत बयान देना उचित नहीं होगा। और अभी बस पहुंचने वाले हैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग। अभी पवार साहब से मिलने आए थे क्या? शरद पवार जी के पास ऐसे ही मिलने आए थे और चुनाव के नतीजों के बाद अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में एक बात गौर करने वाली ये थी कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की जगह
उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पहुंचे। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत बैठक में पहुंचे। एक तरफ एनडीए ने अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने के सिग्नल मिले हैं। इस सियासी हलचल के बीच नई सरकार गठन की जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। 6 जून की शाम मुख्य चुनाव आयुक्त जब राष्ट्रपति से मिलकर नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपेंगे, उसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 8 जून को होगा। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही करने की तैयारी है। नए मंत्रिपरिषद के गठन के बाद उसके सम्मान में राष्ट्रपति एक रात्रि भोज देंगी। तीसरी पारी में मोदी की टीम नई होगी, नए चेहरे होंगे, क्योंकि गठबंधन की बैठक में बड़े पोर्टफोलियो की मांग के चर्चे हैं। हालांकि मोदी की तीसरी पारी के औपचारिक ऐलान से पहले सभी कयास बेमानी है। और चलिए कोटा से बड़ी खबर इस बीच में यह है कि कोचिंग सिटी से दिल दहला देने वाली ही है एक बड़ी खबर है, जहां पर बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। एमपी के रीवा की रहने वाली छात्रा बागिशा तिवारी बताई जा रही है, जिसने आत्महत्या कर ली है। नीट की परीक्षा के रिजल्ट के बाद से ही लगातार छात्रा तनाव में चल रही थी और देर शाम अपनी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से छात्रा ने छलांग लगा दी। जवाहर नगर इलाके में अपने भाई और मां के साथ ये रहती थी छात्रा बागिशा। मृतक छात्रा बागिशा के शव को फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बड़ी खबर है, कोचिंग सिटी से दिल दहला देने वाली ये खबर है, जहां पर बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर बागिशा ने खुदकुशी कर ली। सहयोगी ओम प्रकाश मारू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक और आत्महत्या की खबर, सवाल तो खड़े होंगे ना, क्योंकि प्रशासन बार बार यही दावे कर रहा है कि कोशिश की जा रही है उनकी ओर से। जी, जिला प्रशासन के तमाम दावों और तमाम प्रयासों के बावजूद ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामले थम नहीं रहे हैं और एक और कोचिंग छात्रा ने, जिसका कारण स्पष्ट सामने आ रहा है कि नीट के एग्जाम के बाद में वो तनाव में चल रही थी, अपने परिवार के साथ रह रही थी, अपनी माँ के साथ रह रही थी। उसके बावजूद उन्होंने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर मौत को गले लगा दिया। दुखद घटना के बाद हालांकि पुलिस और प्रशासनिक महकमे में लगातार कोचिंग नगरी में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामले थम नहीं रहे हैं। फिलहाल छात्रा के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अन्य परिजनों को जो है सूचित किया गया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक और दुखद घटना इस कोचिंग नगरी में से निकल कर आई और छात्रा ने पढ़ाई के तनाव में ही मौत को गले लगा लिया। एमपी के रीवा की रहने वाली ये छात्रा थी जो अपने भाई और मां के साथ रह रही थी और बताया जा रहा है कि नीट के जो एग्जाम था उसका बाद ही इन्होंने जो है 9वीं मंजिल की अपनी ही बिल्डिंग में से खिड़की से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस को किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन पूरी तरह से कहानी साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि नीट के एग्जाम के बाद में वो जब माँ के साथ रह रही थी तो तनावग्रस्त थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। बहुत सारे सवाल है जो पुलिस और प्रशासनिक खड़े होते हैं कि छात्रों को तनाव मुक्त करने के बाद, और ज्यादा सवाल जब खड़े हो जाते हैं जब नीट का एग्जाम था, रिजल्ट आया था, कौन छात्र तनाव में हो सकते हैं, किनके नंबर कम है। इन तमाम बातों पर जो पुलिस और प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से अलर्ट होना चाहिए, लेकिन एक और छात्रा ने इस तरह से जान दे दी और फिलहाल सब को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर तमाम जो जांच है उनकी बात की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल की जो जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, जितने भी दावे किए जा रहे हैं, उनके बावजूद भी स्टूडेंट सुसाइड के जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और थोड़ी देर बाद में, क्योंकि काफी परिजन पहुंच चुके हैं, पुलिस और प्रशासनिक महकमे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो एक बड़ी खबर कोचिंग सिटी से दिल दहला देने वाली है कि एक और छात्रा ने सुसाइड कर लिया। और अब बड़ी खबर कोटपुतली से आपको बताते चले, जहां नीमराना क्षेत्र में ट्रक में भीषण आग लगी है। ट्रक चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। निमराना हाईवे पर टोल टैक्स के पास यह हादसा हुआ। हादसे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से जयपुर की ओर ये ट्रक जा रहा था और बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गया। निमराना क्षेत्र में ट्रक में भीषण आग लगी। हालांकि राहत की बात यह रही कि ट्रक चालक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया।
गनीमत की बात ये रही इस भीषण आग में कि ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल ट्रक नीमराना क्षेत्र में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां ट्रक में भीषण आग की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। और कर लेते हैं जयपुर से मिल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, जहां पर निवारो रोड पर चाकूबाजी की घटना हुई। 9 महीने के मासूम सूर्य प्रताप सिंह ने भी देर रात दम तोड़ दिया। चाचा रघुवीर सिंह ने चाकू से 11 साल की भतीजी का गला रेता था और 9 महीने के मासूम सूर्य प्रताप का भी गला रेतकर उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी। 11 साल के दिव्यांशी की घटना के कुछ देर बाद मौत हो गई थी, लेकिन आधी रात को 9 महीने के सूर्य प्रताप ने भी जब इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया। डबल मर्डर के बाद चाचा रघुवीर ने भी आत्महत्या कर ली। चाकूबाजी में घायल शकुंतला कंवर का इलाज अभी जारी है। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर चाचा रघुवीर ने कई हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। और इस बीच खबर यह है कि 9 महीने के सूर्य प्रताप ने दम तोड़ दिया है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, अभी अपडेट क्या है और जरा ये भी बताइएगा कि शकुंतला कंवर का क्या इलाज चल रहा है या उन्होंने भी दम तोड़ दिया? देखिए, झोटवाड़ा थाना इलाके में कल निवारो रोड पर नंदगांव कॉलोनी में एक वारदात हुई थी, जिसमें रघुवीर सिंह नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले रात करीब 8 बजे, बीती रात करीब 8 बजे अपनी भाभी शकुंतला कंवर के पेट में चाकू घोंपा और उसके बाद वहीं पर मौजूद दोनों जो मासूम भतीजे यानी 11 साल के दिव्यांशी और 9 महीने का सूर्य प्रताप, उनके गले को भी चाकू से बेरहमी से रेत दिया। और वारदात के बाद आरोपी रघुवीर सिंह वहां से मोटरसाइकिल लेकर के फरार हो गया। इस घटना की सूचना करीब 9:30 बजे जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर सबसे पहले 11 साल की दिव्यांशी ने दम तोड़ दिया। उसके बाद आधी रात को करीब 9 महीने के सूर्य प्रताप ने भी दम तोड़ दिया और वहीं पर रात करीब 1 बजे। चलिए विष्णु, आप अपडेट देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और तमाम खबरों के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।